नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन भाग 3 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कथनों को व्याख्यात्मक तरीके से जानेंगे और उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रसाद और प्रेमी के बारे में। अब प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी और प्रेमी की बात करें तो हरकृष्ण प्रेमी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या कथन है। कह रहे हैं कि प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी यानी कि हरकृष्ण प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। तो देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। कथन किसका है? आचार्य राम शुक्ल जी का है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र किधर चुना था, तो प्राचीन हिंदू में। और बात करें प्रेमी जी ने, तो प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर चुना। ठीक है ना, ये कथन आप दिमाग में रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षा बंधन। ध्यान में रखिएगा कि प्रसाद के नाटकों में सब श्रेष्ठ कौन है शुक्ल जी के अनुसार, तो स्कंदगुप्त है। और हरकृष्ण प्रेमी जी के नाटकों की बात करें तो रक्षाबंधन है। बिल्कुल ध्यान से बैठाइए, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम क्षेत्र। ठीक है, सबको लेके आपको चलना है। अगला कथन है कि प्रोफेसर नागेंद्र की सुमित्रानंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने मिली। अब देखिए, कह रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टार लगा लीजिए। हो सकता है किसी परीक्षा में आपको ये कथन देखने को मिल जाए। क्या है कि प्रोफेसर नागेंद्र की सुमित्रानंदन पंत, एक पुस्तक है नागेंद्र जी की, उसको कह रहे हैं कि पुस्तक ही ठिकाने की मिली। ठिकाने की मिली कौन? शुक्ल जी ने कहा। किसके विषय में कहा? नागेंद्र जी के विषय में कहा। नागेंद्र जी की पुस्तक कौन? सुमित्रानंदन पंत के विषय में। ठीक है, चलिए आगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में इनका मत है या इनका कथन क्या है कि काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक हैं। किसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक हैं। किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और आगे गुप्त जी यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में इन्होंने कहा है कि वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है। अब सामंजस्यवादी कवि कौन? मैथिली शरण गुप्त। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है गुप्त जी को लेकर। गुप्त फार मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं है। तो मद में झूमने वाला कवि नहीं है कौन? मैथिली शरण गुप्त। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाला कवि कौन नहीं है? मैथिली शरण गुप्त हैं। सामंजस्यवादी कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कवियों के ऊपर, रचनाओं के ऊपर कही है और जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए एक बार जरूर समय निकाल करके इन सब जो कथनों को देख लीजिए। ठीक है, आगे अगला कथन है कि सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त था। किसके विषय में कहा है कि सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय प्राप्त था? किसमें? बोले मैथिली में। मैथिली में सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय प्राप्त था और प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। बड़ी अच्छी बात है कि प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह किस में है? तो बिल्कुल गुप्त में। गुप्त फार मैथिली शरण गुप्त में। कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल का। इसको ऐसे इसी तरह से बैठाते हुए आपको चलना है। ठीक है, चलिए आगे। उनका पंडित, उनका यानी कि पंडित सत्यनारायण कवि रत्न जी के विषय में कह रहे हैं कि जीवन क्या था और जीवन की विषमता का एक छटा हुआ दृष्टांत था। किसका? सत्यनारायण कवि रत्न जी के बारे में कह रहे हैं कि उनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का छटा हुआ दृष्टांत था, है ना। यानी कि अगर किसी के जीवन की विषमता को देखना हो, विषमता का उदाहरण अगर आपको देखना हो, तो बिल्कुल सत्यनारायण कवि रत्न जी के जीवन को देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, स्टार लगा दीजिए। हो सकता है किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए। और मित्रों, इन दिनों जो प्रश्नों का लेबल चल रहा है, जो विविधता दिखाई जा रही है पेपर सेटर द्वारा, तो कहीं से और कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग हर प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ें। ठीक है,
आगे उसका यानी कि छायावाद का क्या कह रहे हैं कि प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था। छायावाद का प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं, है ना। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि जो छायावाद है, छायावाद का प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं था। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया, है ना। देखिए कह रहे हैं अर्थभूमि या वस्तुभूमि, उसके भीतर बहुत संकोच हो गया, यानी कि अर्थभूमि और वस्तुभूमि की बात छोड़ दीजिए, उसमें तो बहुत संकोच है। तो छायावाद के विषय में शुक्ल जी ने कहा कि प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं था। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उनके भीतर बहुत संकोच था, बहुत संकोच था। ध्यान में रखिएगा, छायावाद के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे, हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को, अब इन्हीं में किसको? विशेष मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक किसे समझना चाहिए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कह रहे हैं विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। मैथिली और मुकुट को, मैथिली और मुकुट को क्या करना चाहिए? हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक समझना चाहिए। अगला कथन है कि असीम और अज्ञात प्रीतम के प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार के प्रेम उद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्रायः बंद गई। ये देखिए महत्वपूर्ण कथन है कि असीम और अज्ञात प्रीतम के प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा में, है ना, अनेक प्रकार के प्रेम उद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्रायः बंध गई। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला कथन है कि छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही ना रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद, जिसे आप कहते हैं सिंबॉलिज्म, है ना, के अर्थ में होने लगा। अब देखिए कह रहे छायावाद का प्रयोग अब रहस्यवाद तक ही नहीं रह गया, बल्कि काव्य शैली के संबंध में भी हो गया और प्रतीकवाद के अर्थ में भी होने लगा। तो छायावाद रहस्यवाद ही नहीं, काव्य शैली के संबंध में और प्रतीकवाद के अर्थ में भी होने लगा। किसका कथन है? शुक्ल जी का कथन है, छायावाद के विषय में है। एक लाइन और आती है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, छोटी सी पंक्ति है तो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है कि छायावाद को चित्र भाषा या अभिव्यंजन पद्धति कहा। किसने कहा? छायावाद को चित्र भाषा या अभिव्यंजन पद्धति कहा है। किसने? बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है छायावाद को कि छायावाद चित्रभाषा या अभिव्यंजन पद्धति है, चित्रभाषा या अभिव्यंजन पद्धति है, ठीक है। चलिए आगे एक कथन आप देख पा रहे हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, तो छायावाद दो अर्थों में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कभी उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। तो कह रहे छायावाद का दो अर्थ है। एक तो कह रहे रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कभी उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष की व्यापक अर्थ में है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि छायावाद का दो अर्थों में, है ना, प्रयोग दो अर्थों में। किसने? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इस पर स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे एक कथन आप देख पा रहे हैं कि छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में आप प्रस्तुत का कथन। तो कह रहे छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ, छायावाद का सामान्यतः अर्थ क्या है कि प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में आप प्रस्तुत का कथन। प्रस्तुत के स्थान पर आप प्रस्तुत का कथन, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। कथन किसका? शुक्ल जी का। किसके विषय में? छायावाद के विषय में है। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला कथन है कि छायावाद केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी वर्मा ही है। छायावाद का केवल मूल अर्थ लिखकर, है ना, हिंदी कार्य क्षेत्र में चलने वाली कौन है? केवल देवी हैं, देवी भार महादेवी वर्मा हैं।
किसका कथन? रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, स्टार लगा लीजिए कि छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली कौन? सुश्री महादेवी वर्मा ही है ना। अगला कथन है कि पंत प्रसाद निराला इत्यादि सब कवि प्रत्येक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृश्य छाया से ही छायावादी कहलाए हैं। कह रहे प्रसाद हो, पंत हो, निराला हो आदि सब कवि जो प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए हैं। कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है और इन तीनों कवियों के विषय में है, इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। अन्योक्ति पद्धति का आलम्बन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। क्या? अन्योक्ति पद्धति का आलम्बन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, इसको भी आपको ध्यान में बैठाना होगा। अगला कथन है कि छायावाद का चलन द्विवेदी युग की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। छायावाद का प्रचलन द्विवेदी युग की रूखी वृत्तात्मक प्रतिक्रिया है ना, इतिवृत्तात्मक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि द्विवेदी युग की जो इतिवृत्तात्मकता की प्रतिवृत्ति थी उसी की प्रक्रिया में हुआ है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, चलिए अगला कथन आप देख पा रहे हैं कि लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। ये प्रश्न बन सकता है कि छायावाद की असली विशेषता क्या है? तो असली विशेषता यही है कि लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य की असली विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे है कि छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक है। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर क्या है? प्रेम गीतात्मक है। इसको स्टार लगा लीजिए, छोटा सा कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि छायावाद की प्रवृत्ति जो अधिकतर प्रेम गीतात्मक है, किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, आगे शुक्ल जी ने जो है जयशंकर प्रसाद की कृति जिसका नाम आंसू है, आंसू को श्रृंगारी विप्रलंब कहा है। अब आंसू की रचना प्रसाद जी ने 1925 में किया है। आंसू तू पोंछ तू पोंछ तू पाँच, है ना। तो आंसू तू पोंछ यानी कि आंसू 25 में लिखा गया है। इसको विषय में बता रहे हैं कि श्रृंगारी विप्रलंब है। श्रृंगारी विप्रलंब, इसे ध्यान में रखिएगा। संयोग और विप्रलंब होता है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। किसको कहा है? आंसू कहा है। आंसू रचना किसकी? प्रसाद की है। ठीक है, चलिए आगे। यद्यपि यह छोटा है पर इनकी रचना बहुत सरस और हृदय ग्राहणी है और कवि की भावुकता पर का परिचय देती है। नरोत्तम दास की कृति सुदामा चरित्र के बारे में है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यद्यपि यह छोटा है ना। किसकी? नरोत्तम दास की जो कृति है सुदामा चरित्र के विषय में कह रहे हैं कि ये यद्यपि बहुत छोटा है पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदय ग्राहणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। नरोत्तम दास की कृति सुदामा चरित्र के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे सूरदास जी के बारे में इनका कथन है कि बासल के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया है इतना किसी और कवि ने नहीं। तो बासल के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आँखों से किया है इतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का तो वे कोना कोना झांक आए हैं। कोना कोना झांक आए हैं किसके विषय में? सूरदास के विषय में। कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल का है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार इस पर लगा लीजिए। ठीक है, आगे घनानंद जी के विषय में बता रहे हैं कि शुक्ल जी ने कहा कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। बिल्कुल रसमूर्ति। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। रसमूर्ति रामचंद्र शुक्ल, रसमूर्ति रामचंद्र शुक्ल। किसको? घनानंद को। ठीक है, अगला कथन है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा समाधानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। किसके विषय में? घनानंद के विषय में। कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का। क्या कथन है? कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा समाधानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कथन किसका है? शुक्ल का है। किसके विषय में है? घनानंद के विषय में। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला कथन है कि भाषा के लक्षक और व्यंजक के बल की सीमा कहाँ तक है
इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। कहने की भाषा का लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख किसको थी? ज्ञानानंद को थी। कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, चलिए केशवदास के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन तो आप लोग जान ही रहे हैं कि केशव को कठिन काव्यों का प्रेत शुक्ल जी ने कहा है। क्यों कहा है? कि इनकी क्लिष्टता के कारण कहा है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? शुक्ल ने कहा। कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल ने कहा। किसको कहा? केशव को कहा। तो कठिन काव्य का प्रेत हो गए केशव। किसने कहा? शुक्ल ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि उनकी क्लिष्टता के कारण केशव कठिन काव्यों का प्रेत कहा जाता है। आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। खासतौर से आलोचना के विषय में इनका मत है कि आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह से परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगला कथन है कि हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक बड़ा जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। स्टार लगाइए और डबल स्टार इस पर लगाइए कि हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर बंधुओं ने बेशक जरूर खड़े, है ना, बेशक बड़ा जरूरी काम किया। तो उनकी बातें आलोचना कही जा सकती हैं या नहीं कही जा सकती है, दूसरी बात है। ये दूसरी बात है, इसे ध्यान में रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, मिश्र बंधुओं के विषय में है। अगला कथन है कि भारतीय खासतौर से काव्य लोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं। तो एक बात ये भी दिख रही है कि भारतीय काव्य आलोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं। आगे बता रहे हैं कि अन्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या नहीं, ठीक नहीं कह सकते, शायद नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन है। ठीक है, अगला कथन है कि आज तक हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी आधार स्तंभ है ना। ये ध्यान में रखिएगा, आज तक हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी आधार स्तंभ है। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र जी के विषय में इन्होंने कहा है। ठीक है, आगे कथन है कि छायावाद को श्रृंगारी कविता आचार्य शुक्ल ने कहा। छायावाद को श्रृंगारी कविता किसने कहा है? तो आचार्य राम शुक्ल जी ने कहा है। इसे ध्यान में रखिएगा, छायावाद श्रृंगारी कविता शुक्ल, छायावाद श्रृंगारी कविता शुक्ल, है ना। और आचार्य शुक्ल ने रस को हृदय की मुक्त अवस्था मानते हैं। रस को हृदय की मुक्त अवस्था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है ना। और एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन इनका है जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्ति अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्ति अवस्था रस दशा कहलाती है। किसका कथन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, शुक्ल जी का कथन है। तो हृदय की इसी मुक्ति के साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्ति अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्ति अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्त की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। किसका कथन है? शुक्ल जी का कथन है। कविता क्या है ना, ये आगे शुक्ल जी ने काव्य को कर्मयोग एवं ज्ञान योग के समकक्ष रखते हुए भाव योग कहा है। तो शुक्ल जी ने काव्य को कर्मयोग एवं ज्ञान योग के बराबर रखते हुए, समकक्ष रखते हुए भाव योग कहा है, जो मनुष्य के हृदय को मुक्त अवस्था में पहुंचाता है। बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, स्टार लगा लीजिए। शुक्ल जी ने काव्य को कर्मयोग एवं ज्ञान योग के समकक्ष रखते हुए भाव योग कहा है, जो मनुष्य के हृदय को मुक्त अवस्था में पहुंचाता है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। हो सकता परीक्षा में पूछ लिया जाए कि शुक्ल जी ने काव्य को कर्मयोग एवं ज्ञान योग के समकक्ष रखते हुए भाव योग कहा है, जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचाता है। अगला कथन है कि शुक्ल जी भारतीय पुनरुत्थान युग की उन परिस्थितियों की उपज थे जिन्होंने राजनीति में महात्मा गांधी
कविता में रविन्द्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद आदि को उत्पन्न किया। ये किसका कथन है? बिल्कुल नामवर सिंह। ध्यान में रखिएगा कि शुक्ल जी, है ना, बिल्कुल शुक्ल जी क्या करते हैं, भारतीय पुनरुत्थान युग की उन परिस्थितियों की उपज थे जिन्होंने राजनीति में महात्मा गांधी, कविता में रविन्द्रनाथ ठाकुर और जयशंकर प्रसाद आदि को उत्पन्न किया है। कथन नामवर सिंह का है, ध्यान में रख लीजिएगा, परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है। आगे, कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचा देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है कि कविता का मूल उद्देश्य लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचा देना है। कथन किसका है? शुक्ल का है। इसे आपको ध्यान में रखना होगा। और अगला कथन है कि प्रत्ययबोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गूढ़ संश्लेषण का नाम भाव है ना। क्या कह रहे? प्रत्ययबोध, अनुभूति, वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गूढ़ संश्लेषण का नाम भाव है। कथन किसका है? तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन भ्रमर गीत के विषय में है कि भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया कि भक्त शिरोमणि सूर्य ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। यहाँ पर भी स्टार आप लगा लीजिए, हो सकता है प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाए। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।